हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1। आरबीआई परफॉर्म्स द सुपरवाइजरी फंक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस। स्टेटमेंट 2 दिया है द डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ द आरबीआई आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू या ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसके बारे में देख लेते हैं। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन्स यानी बीएफएस, इसको बनाया गया था नवंबर 1994 में एज अ कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1994 में बीएफएस को बनाया गया था एज अ कमिटी। इसका एक्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन रेगुलेशन एक्ट 1994। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने सुपरवाइजरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये इसी बोर्ड की गाइडेंस के अंडर परफॉर्म करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बीएफएस के? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बीएफएस का है सुपरविजन करने का फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और प्राइमरी डीलर्स आते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, यानी इसमें कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बोर्ड में 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के होते हैं, यानी उसके मेंबर होते हैं, और गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इस बोर्ड के। और इसके अलावा एक डेप्यूटी गवर्नर, जो कि डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ सुपरविजन रहा हो, उसे वाइस चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता है इस बोर्ड में। अप्रैल 2018 में एक सब कमेटी बनाई गई थी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन की। ये सब कमेटी सुपरविजन और इंस्पेक्शन कर सकती है पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का। इसके फंक्शंस और पावर्स इसको दिए गए हैं आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। इस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो डेप्यूटी गवर्नर इंचार्ज होते हैं सुपरविजन के। इसके अलावा इसमें 3 और डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। बीएफएस की मीटिंग हर महीने में एक बार होनी चाहिए। इस मीटिंग में रिपोर्ट्स की इंस्पेक्शन, पीरियोडिकल रिव्यूज, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हैं, पॉलिसीज हैं, इन सबको डिस्कस किया जाता है। बीएफएस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सुपरविजन, इन सब का जो फंक्शनिंग है इसको बीएफएस देखती है और रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इश्यूज पर डायरेक्शंस देती है। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 था आरबीआई परफॉर्म्स द सुपरवाइजरी फंक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है द डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ द आरबीआई आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन insurer agrees to pay the fixed amount of money on happening of any event certain or uncertain to the insured. रीजन दिया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज सिनेलैग्मेटिक एंड एलिएटरी इन कैरेक्टर। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दूसरा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और फोर्थ दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बारे में देख लेते हैं। इंश्योरेंस का क्या मतलब है? तो इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है जो कि लाइफ या प्रॉपर्टी की लॉस को रिड्यूस या एलिमिनेट करती है। जो भी रिस्क है उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं।
इसमें इंश्योरेंस मदद करता है। इंश्योरेंस क्या है? कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क है। इंश्योरेंस एक ऐसी स्कीम है जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिलता है बाय द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, जो कि रिस्क को शेयर करते हैं। किन किन चीज़ों के लिए हमें इंश्योरेंस मिल सकता है? अगेंस्ट फायर, सी पेरिल्स, डेथ, एक्सीडेंट एंड बर्गलरी। इंश्योरेंस देखिए रिस्क की अकरेंस को तो प्रिवेंट नहीं कर सकती, लेकिन जो लॉसेस है उसको कवर कर सकती है। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, जहां पर एक पार्टी को, जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, वो ये कहती है कि वो इंश्योर्ड को, जो कि सेकंड पर्सन है, उसे फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट करेगी किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पर। ये इवेंट सर्टेन भी हो सकता है और अनसर्टेन भी हो सकता है। अदर पार्टी को हम इंश्योर्ड कहते हैं और अदर पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी का पेमेंट करती है इंश्योरर को, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट इन लोगों के बीच में बनता है कॉन्ट्रैक्ट का, इसको कहा जाता है पॉलिसी। यानी इंश्योरेंस क्या है? दो लोगों के बीच का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन होता है इंश्योरर और दूसरा पर्सन होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर इंश्योर्ड को ये प्रॉमिस करता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट करेगा इंश्योर्ड को किसी इवेंट के होने पर। ये इवेंट सर्टेन या अनसर्टेन दोनों हो सकता है, और इसके बदले में इंश्योर्ड इंश्योरर को एक फिक्स सम ऑफ मनी पे करता है एज अ प्रीमियम, और इस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट को हम पॉलिसी कहते हैं। इंश्योरेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिनेलैग्मेटिक एंड एलिएटरी इन कैरेक्टर। सिनेलैग्मेटिक का मतलब है कि जो दो पार्टीज हैं इनके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज को लेकर के। तो इंश्योरेंस क्या है? दो पार्टीज के बीच का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और एलिएटरी का मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तभी पावर में आता है जब कोई इवेंट होता है, जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, जो कि पेमेंट करती है फिक्स्ड अमाउंट का ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इंश्योर्ड वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया है और वो प्रीमियम का पेमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी को। नेक्स्ट है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी जब कोई सिचुएशन होती है जैसे कि लॉस बाय फायर। अगर किसी ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया है और आग लग जाती है उसके वेयर हाउस में और गुड्स जल जाते हैं, तो ये क्या है? एक हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। नेक्स्ट है प्रीमियम। प्रीमियम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि इंश्योर्ड पेमेंट करता है इंश्योरर को। अब जो इंश्योरर होता है ये जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट करता है उसको वो इन्वेस्ट करता है अलग अलग फिनेंशियल एसेट्स में, ताकि फ्यूचर पेमेंट्स के लिए उसके पास कैश जनरेट हो सके। इसीलिए कहा जाता है जो इंश्योरर्स हैं ये लायबिलिटी ड्रिवन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस की जो प्राइसिंग होती है वो प्रोडक्ट्स प्राइसिंग से बहुत अलग होती है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो रिस्क को प्राइस करना कि कितना रिस्क है, कितने अमाउंट का रिस्क हो सकता है, ये प्राइस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना भी बहुत टफ टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए कहा जाता है इंश्योरेंस इज सोल्ड नेवर बॉट। इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चैलेंजिंग टास्क होता है लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा था पहला असर्शन, इंश्योरर अग्रीज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट सर्टेन और अनसर्टेन टू द इंश्योर्ड। रीजन दिया था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर सिनेलैग्मेटिक एंड एलिएटरी इन कैरेक्टर। तो असर्शन भी बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी बिल्कुल सही दिया है, जो कि हमने अभी देखा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1। In 1955, three presidency banks were amalgamated to form the Imperial Bank of India.
दूसरा स्टेटमेंट दिया है द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स इंक्लूड्स बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब नेशनल बैंक। 4 ऑप्शंस हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बैंक्स ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। इंडिया में द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था 1949 में, जो इंडियन बैंकिंग फर्म्स को रेगुलेट करता है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट पास हुआ था 1949 में और अप्लाई हुआ था 16 मार्च 1949 को। बाद में 1 मार्च 1966 में इसको चेंज करके बना दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और 1956 से ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। इसके अलावा बैंकिंग को अब वैदिक टाइम्स से देखते हैं। इंडिया में 1683 में सबसे पहला बैंक मद्रास में सेटअप किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1720 में बना था और दूसरा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि कैलकाटा में बना था इन द ईयर 1770। इसके अलावा 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए गए, बैंक ऑफ कैलकाटा 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास इन 1843 और ये गवर्न होते थे बाय रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर का मतलब है फॉर्मल ग्रांट इशू करना बाय अ किंग और अ क्वीन। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को अमलगमेट करके। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक, बैंकर बैंक और बैंकर टू गवर्नमेंट की तरह वर्क करता था। सबसे पहला इंडियन ओन्ड बैंक था इलाहाबाद बैंक जो कि 1865 में एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक जो कि लाहौर में स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1894। ग्रेट डिप्रेशन के बाद आरबीआई एक्ट आया 1934 में और आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया 1935 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को इनैक्ट किया गया था आरबीआई को पावर्स देने के लिए ताकि जो भी बैंक्स हैं उनका सुपरविजन आरबीआई के थ्रू किया जा सके और आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक वर्क करे फॉर इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया इन द ईयर 1955 और उसे बनाया गया स्टेट बैंक। वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए तो स्टेटमेंट 1 दिया था 1955 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को अमलगमेट किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को अमलगमेट करके, ना कि 1955 में। 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको नेशनलाइज करके एसबीआई बनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और पीएनबी, तो ये भी गलत है क्योंकि जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे वो थे बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कैलकाटा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। लिस्ट 1 दिया है जिसमें बैंक्स हैं और लिस्ट 2 में इनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, पीएनबी, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। लिस्ट 2 में हेडक्वार्टर्स इसके दिए गए हैं, हमें सही हेडक्वार्टर मैच करना है। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है वडोदरा में, आईसीआईसीआई बैंक का रजिस्टर्ड ऑफिस वडोदरा गुजरात में है और इसका कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और लास्ट है इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। पीएनबी स्टैब्लिश हुआ था 19 में 1894 में। आईसीआईसीआई बैंक स्टैब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1955 को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ है 11 नवंबर 1919 में और इंडियन बैंक ये स्टैब्लिश हुआ है 15 अगस्त 1907। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बीन मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक और आंध्रा बैंक।
यहाँ मर्जर्स दिए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुआ है सिंडिकेट बैंक। इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रावनकोर और भारतीय महिला बैंक। विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए हैं 1 अप्रैल 2019 में, और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एसोसिएट बैंक्स हैं और भारतीय महिला बैंक है, ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई थी। तो हमारा क्वेश्चन था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, देना बैंक। देना बैंक और विजया बैंक ये दोनों मर्ज की हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।